नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। श्रद्धा मर्डर केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जांच अपने अगले चरण में पहुंच रही है। आज आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। पुलिस उम्मीद कर रही है कि इस टेस्ट से कत्ल का सच सामने आएगा। हमारे आज के सातों सवाल पुलिस की जांच और मामले के अन्य पहलुओं पर केंद्रित हैं। और नजर डाल लेते हैं हमारे पहले सवाल पर। और हमारा सवाल है, आज आफताब बताएगा श्रद्धा के कत्ल की कहानी। पुलिस आफताब के मुंह से सच उगलवाने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट का सहारा ले रही है। इस टेस्ट में आफताब से श्रद्धा की हत्या से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं ताकि टूटी कड़ियों को जोड़ा जा सके। आफताब आज बोलेगा, कत्ल के राज खोलेगा। आफताब बताएगा श्रद्धा के कत्ल की पूरी कहानी। पॉलीग्राफ टेस्ट से होगा आफताब के झूठ का अंत। पुलिस के सामने श्रद्धा के कत्ल का गुनाह कबूलने के बाद भी आफताब इस केस को पेचीदा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। अहम सबूतों को लेकर आफताब लगातार पुलिस को बरगला रहा है, जिससे पुलिस श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश में तालाब और जंगल जंगल भटक रही है। अब तक दिल्ली पुलिस को हड्डियों के कुछ टुकड़े और एक जबड़ा बरामद हुआ है, लेकिन ये बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के ही हैं, इस बात की तस्दीक अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे में पुलिस चाहती है कि वो श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े ठोस सबूत तलाश कर आफताब के खिलाफ मजबूत केस तैयार करे। पुलिस आफताब के मुंह से सच उगलवाने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है, इसलिए कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। पुलिस को यकीन है कि इस टेस्ट के दौरान आफताब इस हत्याकांड के बारे में पूरा खुलासा कर देगा, जिससे इस हत्याकांड की उलझी कड़ियों को सुलझाया जा सकेगा। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट 2 राउंड में चला। पहले राउंड में उससे करीब 18 सवाल पूछे गए और दूसरे राउंड में उससे 50 से ज्यादा सवालों के बारे में जानकारी हासिल की गई। ऐसे में पॉलीग्राफ टेस्ट में यह देखा जाएगा कि आफताब ने अब तक जो भी इंटरोगेशन में जानकारी दिल्ली पुलिस को दी है, क्या वो जानकारी सही है, और उसी इंटरोगेशन को तोड़कर सवालों के रूप में बदलकर आज आफताब से तमाम सवालों को पूछा गया। अभी तक की पूछताछ में आफताब ने पुलिस की जांच को भटकाने की कई बार कोशिश की है। ऐसे में आफताब श्रद्धा की हत्या को लेकर जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, इस बात का खुलासा झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने हो जाए। आज आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए रोहिणी की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में लाया गया। जब भी जवाब सामने निकल के आएंगे, इंटेरोगेशन के तमाम सवालों के जवाबों को और साथ साथ पॉलीग्राफ के जवाबों को जोड़ा जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर आफताब ने अब तक जो भी कहानी बताई है वो सच में सच है या फिर आफताब झूठ बोल रहा है। पुलिस ने आफताब से पूछताछ के लिए करीब 50 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है। पुलिस इन सवालों के जवाब से श्रद्धा के कत्ल की गुत्थी सुलझने की उम्मीद कर रही है। फॉरेंसिक साइंस लैब से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से न केवल सच सामने आएगा, बल्कि नार्को टेस्ट में भी इससे मदद मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि कोई भी ह्यूमन अगर सब कॉन्शियस मैनर में रहेगा तो वो सच ही बोलेगा, क्योंकि उस टाइम पे वो मैनिपुलेशन किसी भी सच्चाई में नहीं कर सकता। तो इसलिए सब कॉन्शियस करने के बाद ही उससे कुछ क्वेश्चनिंग की जाती है। उस क्वेश्चनिंग की रिप्लाई ऐसा प्रतीत होता है कि सच्चाई बाहर आएगी। उस सच्चाई को हम फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ शेयर करेंगे। पुलिस को शक है कि आफताब श्रद्धा केस की पूरी तरह से सही जानकारी नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी तक न तो पुलिस को श्रद्धा के कपड़े बरामद हुए हैं और न ही श्रद्धा का मोबाइल। पुलिस को अभी तक श्रद्धा का सिर भी नहीं मिला है। ऐसे में सबूतों की तलाश में जुटी पुलिस की आखिरी उम्मीद पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट है, जिससे सच सामने आने की उम्मीद है। वरुण सिन्हा और हिमांशु मिश्रा के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। श्रद्धा मर्डर केस में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है और ये जवाब आफताब के शातिर दिमाग में कैद हैं। ऐसे में पुलिस के पास आफताब से पूछने के लिए सवालों की लंबी लिस्ट है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब से कौन कौन से सवाल पूछे गए। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा।
आफ्ताब से पहले ही दिन पॉलीग्राफ टेस्ट में करीब 18 सवाल जो पूछे गए, उसमें सबसे पहली बात यह रही कि आखिर वो श्रद्धा को कब से जानता है, वो श्रद्धा से उसकी मुलाकात कैसे हुई थी और श्रद्धा के साथ उसके जो रिलेशन में बीच में गैप आया, उसके पीछे वजह क्या थी। क्या आफ्ताब और श्रद्धा का कहीं ना कहीं बीच में 3 से 4 बार झगड़ा हुआ था और वो किस तरीके से श्रद्धा को मना लेता था। लेकिन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये सब कुछ प्री प्लान था, क्या पहले से सब कुछ तैयारी आफ्ताब ने कर रखी थी और वो इसी वजह से श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में लगातार दिल्ली पुलिस जानना चाहती है और पॉलीग्राफ टेस्ट में पहले दिन और दूसरे दिन भी इसी तरीके के सवालों को आफ्ताब के सामने रखा जाएगा और जानने का प्रयास किया जाएगा कि जितने भी सवाल दिल्ली पुलिस के दिमाग में इस समय चल रहे हैं, उन सवालों के जवाब वो सही तरीके से देता है या फिर नहीं देता। लेकिन एक बात जरूर है कि श्रद्धा मर्डर केस में सबसे बड़ी गुत्थी इस समय जो उलझती नजर आ रही है वो ये कि क्या जो सब कुछ हुआ है वो प्री प्लान तरीके से आफ्ताब ने किया था या फिर ये अचानक हुए मूवमेंट का हिस्सा था, जो अब तक कहानी आफ्ताब बताता आ रहा है। पुलिस केवल आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट तक ही सीमित नहीं है। पुलिस को कोर्ट से आफ्ताब के नार्को टेस्ट की भी इजाजत मिल चुकी है। पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा होने के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी होगा। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट कब होगा? इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद यह सवाल उठता है कि आखिर नार्को टेस्ट कब किया जाएगा। ऐसे में नार्को टेस्ट की तैयारी अंबेडकर हॉस्पिटल में होगी। करीब 36,000 टेस्ट जो हैं वो आफ्ताब के नार्को टेस्ट में किए जाएंगे और उन टेस्टों की रिपोर्ट आने के बाद, जिनको आने में करीब 36 से 48 घंटे का समय लगेगा, उसके बाद ही नार्को टेस्ट का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। नार्को टेस्ट के प्रोसेस में कहा जाता है कि हमेशा सोमवार के दिन ही जो है वो अंबेडकर हॉस्पिटल में नार्को टेस्ट किया जाता है, यानी कि अभी 2 से 3 दिन का समय और लग सकता है नार्को टेस्ट होने में। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पॉलीग्राफ टेस्ट की जो रिपोर्ट होगी उसी आधार पर नार्को टेस्ट में सवालों को तैयार किया जाएगा और उन्हीं क्वेश्चंस को जो है वो आफ्ताब से पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट ये दोनों मिलकर इतने सबूत इकट्ठे कर सकते हैं दिल्ली पुलिस के सामने, जिससे कहीं ना कहीं इंटेरोगेशन में बेहद मदद मिलती नजर आएगी। पिछले दिनों हुई पूछताछ में आफ्ताब ने कहा था कि गुस्से में उसके हाथों से गुनाह हो गया, लेकिन अब जांच में कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो कुछ और ही इशारा कर रही हैं। नजर हमारे चौथे सवाल पर, और हमारा सवाल है, क्या आफ्ताब ने श्रद्धा के कत्ल की पहले से ही साजिश रची थी? पुलिस को शक है कि साजिश हिमाचल में रची गई और कत्ल दिल्ली में किया गया। पुलिस की जांच में यह सामने आ रहा है कि वो पहाड़ों पर घूमने गए थे, फिर वो दिल्ली में आए और कुछ दिनों के बाद श्रद्धा का कत्ल कर दिया गया। आफ्ताब जब पिछली बार अदालत के सामने पेश हुआ तो उसने कहा कि उसने गुस्से में श्रद्धा का कत्ल किया, लेकिन पुलिस की जांच में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उससे उसके झूठ की पोल खुलती दिखाई दे रही है। श्रद्धा केस में सबूतों की जांच में जुटी पुलिस को अब लग रहा है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या सोच समझकर साजिश के तहत की है। पुलिस के पास इस थ्योरी तक पहुंचने के लिए पुख्ता आधार भी है। श्रद्धा मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। बताया जा रहा है कि आफ्ताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का मर्डर पूरी सोची समझी साजिश के तहत किया था, यानी कि ये मर्डर पूरी तरह से प्री प्लान था और इसलिए शायद वो अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के साथ पहले शिमला गया और शिमला से फिर पहाड़गंज में आया, यानी दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल में रुका। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब और श्रद्धा मुंबई से हिल स्टेशन के लिए निकले थे। यहाँ उनका दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था। हिल स्टेशन पर आफ्ताब को दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला बद्री नाम का शख्स मिलता है। बद्री से मुलाकात के बाद आफ्ताब दिल्ली आने का प्लान बनाता है, यानी आफ्ताब के शातिर दिमाग में दिल्ली शिफ्ट होने की प्लानिंग उस वक्त तैयार होती है जब वो बद्री से मिलता है। 8 मई को आफ्ताब श्रद्धा के साथ दिल्ली आता है। पहले दोनों पहाड़गंज के होटल में रुकते हैं। यहाँ वो बद्री से संपर्क करता है और उसके बाद आफ्ताब छतरपुर इलाके में किराए के लिए एक फ्लैट तय करता है। वो फ्लैट भी ऐसी जगह लेता है जहां आसपास जंगल और तालाब है। फ्लैट लेने के महज 10 दिन के अंदर श्रद्धा की हत्या हो जाती है। यहाँ पर आकर उसने बद्री नाम के एक शख्स से संपर्क किया। बद्री वही शख्स है जिसने छतरपुर में उसको
फ्लैट दिलाने का काम किया था। उसने छतरपुर में फ्लैट लिया और फ्लैट ठीक हत्या के 10 दिन पहले ही लिया था। तो यदि उसने फ्लैट ऐसी जगह पर लिया जहां से जंगल, महरौली का जंगल और मैदानगढ़ी का तालाब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये पूरी घटनाक्रम, ये पूरी हत्या हीट ऑफ द मोमेंट के तहत कैसे हो सकती है? इतना सब कुछ अचानक होना इस बात की ओर इशारा करता है कि आफताब ने श्रद्धा को ठिकाने लगाने की तैयारी काफी पहले से कर रखी थी और वो श्रद्धा को अपने नापाक इरादों की भनक नहीं लगने देना चाहता था। इसलिए उसने पूरी साजिश को सोच समझकर अंजाम दिया। तेजश्री पुरंदरे, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। केस को सुलझाने के लिए पुलिस पूरा जोर लगा रही है, सबूतों को इकट्ठा कर रही है ताकि पुख्ता केस तैयार हो सके। शनिवार को आफताब का रिमांड खत्म हो रहा है। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, मर्डर केस की जांच में क्या हो सकता है पुलिस का अगला कदम? इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद उनके पास कुछ ऐसे नई जानकारियां निकल के आएंगी जिससे इस जांच को नई दिशा मिलेगी। और इस पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद अभी नार्को भी होना है, तो दिल्ली पुलिस उम्मीद लगाए बैठी है कि जो मिसिंग कड़ियां थीं उन्हें नई दिशा मिलेगी, कुछ नई जानकारी मिलेगी, जिसके बाद जांच में जो भी सबूत अभी तक मिसिंग थे वो उन्हें तलाश कर पाएंगे, उन तक पहुंच पाएंगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। कई सारे ऐसे लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की है, उनके स्टेटमेंट दर्ज किए हैं जो श्रद्धा को और आफताब को करीब से जानते थे। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ अगर हम कहें तो ऐसा कोई सबूत नहीं लगा है जिसके आधार पर वो ये कह सकें कि हां, ये सबूत काफी है। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। जांच में जो बातें सामने आई हैं उनसे ऐसा लगता है कि श्रद्धा को अनहोनी की आशंका काफी पहले हो गई थी। इसकी पुष्टि उस चिट्ठी से भी होती है जो उसने मुंबई के वसई पुलिस स्टेशन में भेजी थी। इस चिट्ठी में उसने आफताब की दरिंदगी के बारे में विस्तार से लिखा था। नजर हमारे छठे सवाल पर, और सवाल है, 2020 में आफताब पर एक्शन होता तो क्या श्रद्धा बच जाती? श्रद्धा ने पुलिस से शिकायत तो की, लेकिन फिर उसे न केवल वापस ले लिया बल्कि वो फिर से आफताब के साथ वापस रहने चली गई। इसके बाद पुलिस ने भी मामला खत्म कर दिया। श्रद्धा का कत्ल भले ही 18 मई 2022 को किया गया, लेकिन इस हत्या की पटकथा करीब 1.5 साल पहले से ही तैयार की जा रही थी। आफताब श्रद्धा के ऊपर बेइंतहा जुल्म कर रहा था, लेकिन श्रद्धा उसे हर बार माफ कर दे रही थी। आफताब के खूनी इरादों का पता श्रद्धा के उस खत से लगता है जिसे उसने 23 नवंबर 2020 को वसई पुलिस को लिखा था। श्रद्धा ने इस चिट्ठी में अपनी पूरी आप बीती बयान की थी। श्रद्धा ने लिखा था, आफताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करता रहता है। आज उसने मेरा गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश की है। वो मुझे धमकाता है और ब्लैकमेल करके कहता है कि वो मुझे मारकर टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। श्रद्धा ने ये पुलिस कंप्लेंट तब दी थी जब आफताब ने उसका ये हाल कर दिया था। आफताब ने तब श्रद्धा की बेरहमी से पिटाई की थी। श्रद्धा की इस तस्वीर में उसके चेहरे की चोट साफ दिखाई दे रही है। इस पिटाई के बाद ही श्रद्धा ने तय कर लिया था कि अब वो आफताब से अलग हो जाएगी। इसलिए उसने पुलिस को लिखी चिट्ठी में आफताब के साथ अपने संबंधों का पूरा सच बयान कर दिया था। पुलिस ने हमें बताया कि वो लेटर की कॉपी जो मीडिया के पास भी है, वो उन्होंने लेटर दिया था। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल भी की। इस एरिया के डीसीपी जोन 3 के जो सुहास बाउचे हैं, उन्होंने सुबह मीडिया को बताते हुए कहा कि पूरी तहकीकात की गई थी, लेकिन आफताब के माँ बाप इस मामले में बीच में पड़े और सुलझाने में पूरा प्रयत्न किया, जिसके बाद ये मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया और दोनों के बीच बातें जो है ठीक सी हो गई। लेकिन पुलिस ने शिकायती पत्र मिलने के बाद आफताब के खिलाफ जब एक्शन लेने की कोशिश की तो वो पीछे हट गई। उसने न केवल पुलिस स्टेशन में दी गई अपनी कंप्लेन वापस ले ली, बल्कि वो वापस आफताब के साथ रहने भी चली गई। मामले में जो भी जरूरी कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है। श्रद्धा के सुलह की बात लिख कर देने की वजह से पुलिस ने 26 दिनों के बाद मामला खत्म कर दिया।
आफताब ने तब श्रद्धा को इमोशनली ब्लैकमेल किया और शायद श्रद्धा से माफी भी मांगी। आफताब के गलती मानने के बाद श्रद्धा पसीज गई और फिर उसी आफताब के पास टॉर्चर सहने के लिए पहुंच गई। श्रद्धा वालकर ने उस लेटर में बताया कि वो मारता था, पीटता था, गालियां बकता था और सिगरेट से भी बुझाने के आरोप है उन पर। फिर भी क्यों नहीं छोड़ा उसने आफताब को? कहीं न कहीं जैसे कि मैंने कहा कि प्यार में देख नहीं पा रहे थे या उसके माँ बाप एक मुख्य कारण है जिसके कारण वो बार बार अपनी कंप्लेंट वापस ले रही थी। अगर उस समय श्रद्धा ने अगर थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती और आफताब को माफ करने की जगह वो उन बेरहम रिश्तों को तिलांजलि देकर आगे बढ़ने का फैसला लेती तो शायद श्रद्धा हमारे बीच होती। अगर पुलिस ने भी श्रद्धा की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आफताब को उसके जुल्मों के लिए धमकाया और चिताया होता तो भी श्रद्धा टुकड़ों में न बंटती। 1.5 साल पहले नवंबर 2020 में श्रद्धा ने ऐसी आशंका जताई थी। ठीक उसी तरह से आफताब ने मई 2022 में श्रद्धा का कत्ल किया और श्रद्धा को टुकड़ों में काटकर फेंक दिया। लिहाजा आफताब को माफी देने वाली भूल श्रद्धा की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। देव कोटक, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। श्रद्धा मर्डर केस में सियासी सुर भी बुलंद हो रहे हैं। ये मसला महाराष्ट्र की सियासत में भी गूंज रहा है और गुजरात में भी। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, श्रद्धा केस कैसे बना सियासत का मुद्दा? श्रद्धा हत्याकांड का मुद्दा महाराष्ट्र के साथ गुजरात में भी गूंज रहा है। गुजरात में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा वहां इस मुद्दे को ज्यादा हवा दी जा रही है। एक तरफ श्रद्धा की मौत को साबित करने में दिल्ली पुलिस सबूतों की खाक छान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस केस ने सियासत में उबाल ला दिया है, जिसकी गूंज चुनावी राज्य गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र में भी सुनाई दे रही है। गुजरात के चुनावी मौसम में श्रद्धा हत्याकांड का जिक्र बीजेपी कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जब चुनाव प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे तो वहां उन्होंने श्रद्धा हत्याकांड का जिक्र किया। ओवैसी भी अपने प्रचार के दौरान आफताब श्रद्धा की बात कर रहे हैं। लाभ जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। तो ये आफताब श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लाभ जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। एक महिला पर जुल्म होता है, उसका कत्ल कर दिया जाता बेदर्दी से, और आसाम के मुख्यमंत्री आकर कहते हैं लव जिहाद का किस्सा है। ये कहां से इसमें जिहाद आ गया? आसाम के मुख्यमंत्री, क्या आप दिन रात खाली जिहाद आपके आंख और दिमाग में घूमता है? अरे वो दोनों साथ रह रहे थे, उसने जुल्म किया, हम उसकी मजम्मत करते। इसका दीन से क्या ताल्लुक, मजहब से इसका क्या ताल्लुक? श्रद्धा और आफताब मुंबई के रहने वाले थे। जब इस केस ने पूरे देश की ओर अपना ध्यान खींचा तो महाराष्ट्र की सियासत में भी इसको लेकर सुगबुगाहट हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो श्रद्धा के 2020 में लिखे खत के सामने आने के बाद उस दौरान की महाविकास आघाड़ी की सरकार पर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि अगर तत्कालीन सरकार ने श्रद्धा की शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो श्रद्धा हमारे बीच मौजूद होती। वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। ऐसा कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती। फडणवीस के हमले के बाद एनसीपी ने पलटवार किया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल ने सफाई देते हुए कहा कि पुलिस के पास पहुंची शिकायत पर ध्यान देना पुलिस का काम है, ना कि सरकार का। ऐसे है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में कभी तकरार करती है तो उसकी जो जांच पुलिस स्टेशन ने करना चाहिए, कार्रवाई पुलिस स्टेशन ने करना चाहिए। इसमें सरकार का कोई भाग नहीं होता है। आज जो कुभाग होते हैं ना, पहले क्या हुआ इसके बारे में बताने के लिए ये आज गवर्नर होम मिनिस्ट्री आज इनके पास, आज उन्होंने ध्यान देना चाहिए।
श्रद्धा की हत्या आपराधिक मामला है। आफताब भले ही किसी भी मजहब के हों, है तो वो कातिल ही, लेकिन सियासी मजबूरियों की वजह से श्रद्धा हत्याकांड सियासी सब्जेक्ट बनकर चुनावी मुद्दे में तब्दील हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।